सभी दोस्तों को राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम के साथ ही हम करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम अम्ल, क्षार और लवण। क्या है अम्ल, क्षार और लवण, कैसे ये दिखते हैं, इनका क्या यूज होता है। तो ये सब पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है, पीएच किसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, पीएच स्केल का क्या यूज होता है, किसने बनाया इसको, ये सब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पीएच की बात। पीएच किसे कहते हैं, पहले तो पीएच की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहीं कहीं आपको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है। तो पीएच की फुल फॉर्म होगी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होगी पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहीं कहीं आपको यह पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है। अब पीएच कहते किसे, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहा जाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहा जाता है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहा जाता है। तो पीएच किसे कहते, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहा जाता है। आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहा जाता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहा जाता है। पीएच को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच कहा जाता है। जिस पीएच ज्ञात करने के लिए पीएच ज्ञात करने के लिए पीएच ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है, पीएच ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है, जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। 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 पीएच स्केल का निर्माण किसने किया और कब किया, तो पीएच स्केल का निर्माण सर्वप्रथम सोर्सेन नामक व्यक्ति ने 1909 में किया। पीएच स्केल का निर्माण सोर्सेन नामक व्यक्ति ने, पीएच स्केल का निर्माण सोर्सेन नामक व्यक्ति ने, सोर्सेन नामक व्यक्ति ने 1909 में किया। पीएच स्केल का निर्माण सोर्सेन नामक व्यक्ति ने 1909 में किया। पीएच स्केल से हम क्या ज्ञात करते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इससे हमें यह पता चल जाता है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हो। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें 0 से 14 तक नंबर अंकित होते हैं, जिसमें 0 से 14 तक नंबर अंकित होते हैं और बीच में 7 नंबर, 0 से 14 तक नंबर अंकित होते हैं। 0 से 7 तक के नंबर अम्लीयता को प्रदर्शित करते हैं। 0 से 7 तक नंबर एसिड को प्रदर्शित करते हैं तथा 7 से 14 तक के नंबर क्षार को प्रदर्शित करते हैं, और 7 नंबर न्यूट्रल को प्रदर्शित करता है, उदासीनता को, NETURL। 7 नंबर न्यूट्रल यानी उदासीनता को प्रदर्शित करता है। यह पीएच का बढ़ता हुआ क्रम है। पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाएगी। पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ेगा
H प्लस आयन की सांद्रता घटती जाएगी। पीएच का मान जैसे ही बढ़ रहा है, पीएच का मान बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है। पीएच का मान बढ़ने पर अम्लीय शक्ति घटती है। पीएच का मान बढ़ने पर अम्लीय शक्ति घटेगी। पीएच का मान बढ़ने पर अम्लीय शक्ति घटेगी और क्षारीय शक्ति बढ़ेगी। क्षारीय शक्ति बढ़ेगी। पीएच का मान, क्षारीय शक्ति बढ़ेगी। पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीय शक्ति बढ़ेगी। तो आप इनको नोट कर सकते हो, साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हो। यह नोट्स आपको सिर्फ यह क्लास सीटेट के ध्यान में रखकर ली जा रही है। यह क्लास सिर्फ सीटेट के लिए ली जा रही है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं, पीएच किसे कहते हैं। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको आप कहीं कहीं आपको पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है। पीएच किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहा जाता है। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल का निर्माण सोर्सेन नामक व्यक्ति ने 1909 में किया। पीएच स्केल का निर्माण सोर्सेन नामक व्यक्ति ने 1909 में किया। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है, जिसमें 0 से 14 तक नंबर अंकित होते हैं। 0 से 14 तक नंबर अंकित होते हैं। 0 से 7 तक के नंबर अम्लीयता को प्रदर्शित करते हैं तथा 7 से 14 तक के नंबर क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। 7 नंबर न्यूट्रल को प्रदर्शित करता है, उदासीनता को प्रदर्शित करता है। पीएच का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाएगी। जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाएगी, अम्लीय शक्ति घटेगी, क्षारीय शक्ति बढ़ेगी। अब इनको आप नोट कर सकते हो, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इनको मिटा देता हूं। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसको मिटा देते हैं, अब पढ़ेंगे। अब हम कुछ अम्लों के पीएच मान जान लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अम्लों के पीएच मान जानेंगे, जैसे पीएच ऑफ HCl, पीएच ऑफ HCl, इसका मान होगा 0। पीएच ऑफ HCl का पीएच मान होगा 0। फिर है गैस्ट्रिक जूस, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 0.5। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होगा 1.2। फिर हम जानेंगे लाइम, लाइम का पीएच मान होगा, लाइम जूस 2.2। फिर है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा 5.6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा, वो होगा 5.6 से कम, 5.6 या इससे कम अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा। फिर हम जाएंगे टूथपेस्ट का पीएच मान, टूथपेस्ट का पीएच मान, टूथपेस्ट का पीएच मान होगा 8। और दूध का, इससे पहले हम जानेंगे खून का पीएच मान, खून का पीएच होगा 7.4। दूध का पीएच होगा 6.4। शुद्ध पानी का पीएच होगा 7। शुद्ध प्योर वाटर का पीएच होगा 7। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम इसको बोल सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होगा 10। NaOH का पीएच मान होगा 14।
तो ये कुछ पीएच मान है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम जानेंगे अम्लों के बारे में, ठीक है। हम पढ़ेंगे अम्ल। सबसे पहले अम्ल को किसने परिभाषित किया? तो सर किया। अम्ल को सर्वप्रथम आर्नियस नामक व्यक्ति ने परिभाषित किया। अम्ल कहते किसे? वे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल को सर्वप्रथम परिभाषित किया, सर्वप्रथम परिभाषित किया इसने आर्हिनियस नामक व्यक्ति ने। आर्हिनियस नामक व्यक्ति ने इसको सर्वप्रथम परिभाषित किया। और अम्ल की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इसको परिभाषा लिखिए आप। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है HCl। इसको हम जल में डालेंगे तो यह H+ Cl- आयनों में टूट जाएगा। तो इसने H+ आयन दे दिया, तो यह क्या एक अम्ल है। अगला है H2SO4। तो यह भी 2H+ SO4- में टूट जाएगा। फिर देख लेते हैं हम HNO3। यह भी H+ NO3- आयन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। आप उदाहरण में देख सकते हो HCl जो H+ Cl- आयन में विभक्त हो जाएगा। आगे है H2SO4 जो 2H+ तथा SO4- आयन में टूट जाएगा। फिर है HNO3 जो H+ तथा NO3 आयन में विभक्त हो जाता है। अब अम्ल कुछ अधिक प्रबल होते हैं, कुछ कम प्रबल होते हैं। तो अम्लों को प्रबलता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अम्लों को प्रबलता के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है प्रबल अम्ल। और सेकंड है दुर्बल अम्ल। फर्स्ट है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब किसे कहते हैं प्रबल अम्ल और किसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, तो ये हम जानेंगे आगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए।
उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को जानिए। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जिनको जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है तो वे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में H+ आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है तो वे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो लिखिए परिभाषा, साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिए। यह क्लास सिर्फ सीटेट को ध्यान में रखकर ली जा रही है। प्रबल अम्ल इसे कहते हैं प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन का जलीय विलयन में H+ आयन का वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण हो जाता है तो ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है HCl। HCl क्या है? प्रबल अम्ल। H2SO4, HNO3 और पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड, ये क्या है? प्रबल अम्ल। अगर आपकी एग्जाम में ये अगर देखने को मिले तो आपको लगा देना है प्रबल अम्ल, और अगर इनके अलावा और कोई भी मिले तो वह क्या होगा? दुर्बल अम्ल। सिर्फ अगर चारों में से आपको अगर कोई सा एक भी मिल जाए और पूछे कि प्रबल अम्ल है दुर्बल अम्ल, तो आपको लगा देना है प्रबल अम्ल। लेकिन अगर चारों के अलावा कोई और पांचवा हो तो वह क्या होगा? दुर्बल अम्ल। अब हम जानेंगे दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। दुर्बल अम्ल जस्ट इसके जैसे उनका H+ आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हो पाता है तो दुर्बल अम्ल। अब हम जानेंगे दुर्बल अम्ल। वे अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण H+ आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण न हो तो ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में H+ आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण न हो तो ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल है CH3COOH, एग्जाम्पल है CH3COOH, आगे HCOOH,
ये अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आप समझ चुके होंगे, ये मुझे उम्मीद है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में H+ आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है, तो वे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है HCl, HNO3, H2SO4, पिक्रिक एसिड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रबल अम्ल बताइए और आपको इन चार ऑप्शन में से कोई एक दिखता है तो ये लगा देना। अगर कोई पांचवा दिखा तो वह अम्ल कौन सा होगा? दुर्बल अम्ल होगा। अब दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हो, तो वे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, HCOOH, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अब हम अम्लों को प्रबलता के आधार पर तो दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। अब हम जानेंगे स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं अभी आया पानी पी के। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम जानेंगे स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। अब हम जानेंगे स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। स्रोत के आधार पर अम्लों को दो भागों में विभक्त किया गया है। स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। अब हम जानेंगे स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। तो स्रोत के आधार पर अम्लों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। स्रोत के आधार पर अम्लों को दो भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है कार्बनिक अम्ल। फर्स्ट है कार्बनिक। अब कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में पाए जाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में पाए जाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो लिखिए आप परिभाषा, ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल टमाटर में पाया जाने वाला एग्जाम्पल है, टमाटर में पाया जाने वाला ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर जैसे टमाटर में पाया जाने वाला ऑक्जेलिक एसिड, ये किसका उदाहरण है? ये है कार्बनिक अम्ल का उदाहरण। आगे है लाल चींटी। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में पाया जाने वाला फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल कौन सा अम्ल होगा? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक, ये कुछ कार्बनिक अम्लों के उदाहरण हैं। आगे और भी कई उदाहरण है। पालक में पाया जाने वाला अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल, और संतरा में पाया जाने वाला सिट्रिक अम्ल, इमली में पाया जाने वाला टार्ट्रिक अम्ल, ये सब क्या है? कार्बनिक अम्लों के उदाहरण। अब हम जानेंगे अकार्बनिक अम्ल। अब हम जानेंगे अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल
ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से खनिज पदार्थों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से खनिज पदार्थों द्वारा प्राप्त किए जाते हो अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो आप लिखिए ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से खनिज पदार्थों द्वारा ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से खनिज पदार्थों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से खनिज पदार्थों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका HCl, H2, SO2। ये क्या है? खनिज पदार्थों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अम्ल। ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब हम जानेंगे, हमने देख लिया है स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार है 2 प्रकार के। फर्स्ट है कार्बनिक अम्ल, सेकंड है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधों में जीव जंतु से प्राप्त किए जाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो पृथ्वी से खनिज पदार्थों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब हम जानेंगे अम्लों के अभिलक्षण। अम्लों के क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम जानेंगे अम्लों के अभिलक्षण। अम्लों के अभिलक्षण। तो फर्स्ट तो आप सभी जानते होंगे, उम्मीद है इस चीज की, कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला अभिलक्षण है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और ये भी आप जानते होंगे अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। और अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके धातु लवण तथा H2 गैस देते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके धातु लवण तथा H2 गैस देते हैं। तो आप इनको नोट कीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते। अगला है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब आपको इस जगह कंफ्यूज होगी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अब तो आप समझ गए, लेकिन आपको एग्जाम में 100% कंफ्यूज होगी। लाल को नीला करेगा, फिर नीले को लाल करेगा। अम्ल किसको करेगा, क्षार किसका कलर चेंज करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान से ट्रिक बता दूं, जिसमें आपको एक नाम याद रखना है अम्ल के लिए अनिल। अम्ल के लिए नाम याद रखना है आपको अनिल। अनिल को याद रखिए आप, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अनिल में ऐसे होगा अम्ल, अनिल में ऐसे होगा अम्ल, ये आपको याद रखना है। नीचे होगा नीला, लैस होगा लाल,
तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में चेंज कर देता है। तो ये आपको नाम याद रखना है। अब आगे है अम्लों का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। 7 नहीं होता है, 7 पर पदार्थ कैसा होगा? उदासीन। लेकिन 0 से 6.9 6.8 तक कैसा होगा? अम्लीय। तो 0 से 7 के बीच में पदार्थ अम्लीय होते हैं, 7 नंबर पदार्थ उदासीन होता है, 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। तो अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 0 से 7 के बीच में। अगला है अम्ल। अगला यहां लिखते हैं अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके धातु लवण तथा H2 गैस देते हैं। धातु लवण तथा H2 गैस देते हैं। अब ये अम्लों के कुछ अभिलक्षण हुए, जिसमें अम्लों के 4 अभिलक्षण हमने बात कर लिए। लेकिन अब इसमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके धातु लवण से H2 गैस देता है, लेकिन एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 अपवाद है, अपवाद लिखिए तुम्हें। फर्स्ट है अम्ल, सभी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके धातु लवण से H2 गैस देते हैं, लेकिन एक अम्ल ऐसा है नाइट्रिक अम्ल जो धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता है। तो लिखिए इसको, नाइट्रिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता है। नाइट्रिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता है। अगला अपवाद है, यहाँ लिखा हुआ अम्ल धातु से अभिक्रिया करके धातु लवण देती है तथा H2 गैस देता है। लेकिन कुछ धातु ऐसी है जो अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देती है। तो वो कुछ धातु है, उन धातु का नाम भी लिखेंगे हम। कुछ धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं देते। तो वो धातु कौन सी है? उसके लिए मैं आपको एक आसान से ट्रिक बता दूं। 5 धातु है, उनको आप भूलोगे नहीं कभी। तो यह ट्रिक होगी छापा, CHAPA। छापा आपको नाम याद रखना है, इससे आप उन धातु के नाम नहीं भूलोगे। छापा में C से होगा Cu कॉपर, H से Hg मरकरी, A से होगा Ag सिल्वर और P से होगा प्लेटिनम, A से होगा Au गोल्ड। इसको नाम मैं हिंदी में ले लेता हूं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये 5 धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देती है। बाकी की सभी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस देती है। कीजिए आप लोग, तब तक मैं इसमें स्याही भर लेता हूँ। स्याही इसमें खत्म हो चुकी है। तो अम्लों का अभिलक्षण, उसके बाद क्या क्या अपवाद है वो भी आप नोट कीजिए और साथ के साथ आप याद करते हुए चलिए। इसके बाद हम जानेंगे अम्लों के अभिलक्षण।
इसके बाद हम जानेंगे अम्लों के अभिलक्षण, क्या क्या अम्लों के, सॉरी अभिलक्षण नहीं, अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग हम जानेंगे क्या क्या, कौन कौन से अम्ल के उपयोग है। तो लिखिए आप इसको जब तक। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम जानेंगे अम्लों के उपयोग। अब हम जानेंगे अम्लों के उपयोग। तो हेडिंग है हमारी अम्लों के उपयोग। फर्स्ट लेते हैं हम HCl। उसमें हम लेते हैं फर्स्ट HCl। अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई। एसिडिटी किस वजह से होती है? एसिडिटी हमारे आमाशय में HCl की अधिकता की वजह से होती है। HCl की अधिकता की वजह से हमें एसिडिटी होती है। तो फर्स्ट लिखिए आमाशय में अम्लता HCl, आमाशय में अम्लता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण आमाशय में अम्लता HCl की अधिकता के कारण होती है। तो इसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इनो का उपयोग करते हैं। और इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या है? क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक बेस क्षार है। तो HCl क्या है? अम्ल। और अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण, जो कि उदासीन होता है, और जिससे हमारे आमाशय की अम्लता या एसिडिटी दूर हो जाती है। अगला है, इसका उपयोग एक्वारेजिया के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग एक्वारेजिया के निर्माण में किया जाता है। और एक्वारेजिया का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो हेडिंग डालिए एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का निर्माण क्या होता है? HCl और HNO3 को मिक्स करके एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। तो HCl कौन सा? सांद्र HCl। सांद्र का मतलब जिसमें वाटर अनुपस्थित हो। सांद्र का मतलब जिसमें वाटर अनुपस्थित हो। तो सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को मिलाकर एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी मात्रा में HCl और HNO3 को मिला दे, कि अपनी मर्जी से ले लिया, 1 किलो HCl ले लिया और 2 किलो HNO3 ले लिया और एक्वारेजिया का निर्माण हो गया। नहीं, इस प्रकार नहीं होता। इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है। तो इसका अनुपात क्या है? इसको 3:1 में मिलाना पड़ता है। एक्वारेजिया बनाने के लिए 3 भाग सांद्र HCl का लेना होगा और 1 भाग सांद्र HNO3 का लेकर के हम एक्वारेजिया का निर्माण
करते हैं। और एक्वा रेजिया का उपयोग क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इसकी क्या जरूरत है। तो अक्सर जब सोना काला पड़ जाता है तो हम उसको सुनार के पास ले जाते हैं, लेकिन हम नहीं, सोना हमारे पास तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम हैं बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल। तो न तो हमारे पास ये गोल्ड वाला सोना होगा और न ही हमारे पास सोना बाबू होगा, न ही हमारे पास सोना, ना तो ये सोना और ना ये गोल्ड सोना है। ठीक है, जब हम इसको गोल्ड को सुनार के पास लेकर जाते हैं तो वह एक मिक्सर में उसको धोता है, तो वह मिक्सर क्या होता है, एक्वा रेजिया। सोना एक ऐसी स्टेबल धातु है जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, आसानी से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, एकमात्र एक्वा रेजिया को छोड़ करके। एक्वा रेजिया का निर्माण सोने को सफाई में, या फिर आप इसको बोल सकते हो जब सोना स्टेबल, मतलब बोले तो जब सोना ठोस अवस्था से उसको लिक्विड अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो एक्वा रेजिया का निर्माण किया जाता है। तो गोल्ड को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक्वा रेजिया का। लेकिन ध्यान रहे, सुनार उसका कालापन दूर करने के साथ साथ उससे सोना भी निकलता है, उससे सोना भी निकाल लेता है। किसके थ्रू, एक्वा रेजिया में धोएगा तो उसका कालापन तो दूर होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें आपका सोना भी चला जाएगा। तो गोल्ड के कालेपन को दूर करने के लिए किसका उपयोग लेते हैं, एक्वा रेजिया का। और इस सोने का कालापन दूर करने के लिए किसका उपयोग लेते हैं, मेकअप का। तो हमें तो इस गोल्ड से मतलब है, मेकअप वाले सोने से तो कोई भी मतलब ही नहीं है। तो एक्वा रेजिया निर्माण क्यों किया गया, गोल्ड के लिए, गोल्ड को ठोस से लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए, या फिर इसको सफाई के लिए इसका उपयोग या इसका निर्माण किया गया था। तो लिखिए, गोल्ड एक एक्रिय धातु है, गोल्ड एक एक्रिय धातु है, लेकिन सिर्फ ये एक एक्वा रेजिया के साथ ही अभिक्रिया करती है। तो गोल्ड एवं प्लेटिनम, जैसी अक्रिय धातुएं भी एक्वा रेजिया में घुलनशील होती है। एक्वा रेजिया में घुलनशील होती है। गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातु भी एक्वा रेजिया में घुलनशील होती है। अब एक्वा रेजिया को और किस नाम से जाना जाता है, अब एक्वा रेजिया गोल्ड जैसी, प्लेटिनम जैसी एक्टिव धातु जो किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो इसके साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो उसको तो राजा ही बोलेंगे, उसको तो हम राजा ही बोलेंगे। तो एक्वा रेजिया को अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। एक्वा रेजिया को अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला है, एक्वा रेजिया को अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। एक्वा रेजिया को अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। कीजिए इसको नोट। फिर हम देखते हैं अगला अम्ल का उपयोग। अगला अम्ल है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अगला अम्ल है H2SO4। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, H2SO4 को भी देखते हैं क्या है H2SO4, क्या इसका उपयोग है। अगला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसे लिखते हैं इसको,
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 को और क्या नाम से जाना जाता है? तो H2SO4 का एक और नाम होता है उससे बोलते हैं हम रसायनों का राजा। H2SO4 ये सभी प्रकार के रसायनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इस कारण इसको किंग ऑफ रसायन या रसायनों का राजा भी कहते हैं। H2SO4 सभी प्रकार के रसायनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इस कारण इसको H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। अन्य नाम में बात करें तो अन्य नाम रसायनों का राजा। और इसको क्या बोलते हैं? इसमें SO4 आयन उपस्थित होता है, जिसके कारण इसको तेल का थोथा भी कहा जाता है। तेल का थोथा भी इसको कहा जाता है। थोथा कब कहा जाता है? जब SO4 आयन उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? थोथा। तो इसे तेल का थोथा भी कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसको बैटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? बैटरियों में। तो कौन सी बैटरी में? तो H2SO4 का यूज सीसा संचायक सेल या फिर लेड स्टोरेज बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अल्टरनेटिव नाम है रसायनों का राजा, क्योंकि सभी प्रकार के रसायनों से अभिक्रिया कर लेता है, इस कारण इसको रसायनों का राजा भी कहते हैं। इसको तेल का थोथा भी कहा जाता है। थोथा किसे कहते हैं? जब SO4 आयन उपस्थित हो तो उन्हें थोथा कहा जाता है। फिर है इसका उपयोग लेड स्टोरेज बैटरी में किया जाता है। तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगला अम्ल की ओर। अगला अम्ल है हमारा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? फर्स्ट है इसका यूज उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में। अगला यूज है इसका उर्वरक बनाने के अलावा और कहाँ यूज किया जाता है इसका? विस्फोटक सामग्री बनाने में HNO3 का यूज किया जाता है। तो इसका और उपयोग कहाँ है? विस्फोटक सामग्री बनाने में। विस्फोटक सामग्री बनाने में। इसके अलावा इसका यूज और कहाँ किया जाता है? गन पाउडर बनाने में। गन पाउडर या फिर इसको आप बारूद बनाने में। नाइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ किया जाता है? उर्वरक बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में, गन पाउडर बनाने में आदि जगह इनका उपयोग किया जाता है। अगला अम्ल है हमारा लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल आप सभी लोग उम्मीद है जानते ही होंगे। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। तो दही का जो खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से। कभी कभी दूध भी खट्टा हो जाता है, तो उसका क्या कारण है? उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो लेकिन ये दूध का
दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध दही का जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला है लैक्टिक अम्ल और कहाँ पाया जाता है। तो कभी कभार आप सलमान खान बनने की भी कोशिश करते हो, एक दिन में बॉडी बनाने की कोशिश करते हो, जब कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर लेते हो तो हमारी मांसपेशियों में थकावट होती है, दर्द महसूस होता है। तो वह किस वजह से होता है? क्योंकि उनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जब आप कभी कभार ज्यादा ही एक दिन में सलमान खान, शाहरुख खान बनने की कोशिश करते हो, एक दिन में लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमाव हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में थकावट पैदा होती है, मांसपेशियों में दर्द का महसूस होता है। तो लैक्टिक अम्ल शारीरिक अभ्यास के कारण शारीरिक अभ्यास के कारण हमारी मांसपेशियों में या हमारी वर्ड को हटा देते हैं। शारीरिक अभ्यास के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, या फिर लैक्टिक अम्ल का हम यहाँ लिख लेते हैं निर्माण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण शारीरिक थकावट पैदा होती है। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। जब हम ज्यादा शारीरिक अभ्यास कर लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें शारीरिक थकावट महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी कुछ 5-6 अम्ल और बच रहे हैं, उनके उपयोग लिखने हैं हमें। उसके बाद हम करेंगे क्षार, उसके बाद क्षार के बाद क्षारों का विलक्षण, फिर उनके अनुप्रयोग, उसके बाद हम जानेंगे लवण, फिर उसके बाद हम जानेंगे सूचक। कैसे पता चलेगा कि अम्ल कौन अम्ल है, कौन क्षार है, तो सूचक के बारे में हम जानेंगे।